तो हम बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसका नाम है कैटेगरीज ऑफ हदीस एंड क्राइटेरिया फॉर ऑथेंटिसिटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट्स ऑफ हदीस एंड कैटेगरीज ऑफ हदीस। क्वेश्चन नंबर 5 कैटेगरीज ऑफ हदीस, सही हसन सही मौजू। और उसके बाद ये भी बात करेगा रूल्स ऑफ ऑथेंटिसिटी पे, रूल्स ऑफ ये हम करेंगे। आई विथ मी? सो हम ये स्टार्ट करने लगे हैं। हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि हदीस क्या होता है। हदीस नंबर 1, हदीस कहते हैं किसी भी खबर को, न्यूज, रिपोर्ट और नरेशन। मगर भाई किस चीज की खबर? हदीस कहते हैं न्यूज, नरेशन और रिपोर्ट को। मगर किस चीज की खबर? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बताया, और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पे साइलेंट अप्रूवल दिया। अब ये सेइंग्स, एक्शंस और साइलेंट अप्रूवल का मतलब क्या है भाई? ये तो समझ में आता है, कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हुजूर ने से किया, जो हुजूर ने कहा, हुजूर ने करके बताया, ये भी समझ में आता है। नमाज पढ़ के दिखा रहे हैं तो वो तरीका इस हदीस स्लैश सुन्ना। मगर साइलेंट अप्रूवल क्या है? साइलेंट अप्रूवल ये है कि तमाम मुसलमान ये मानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ह्यूमैनिटी को रिफॉर्म करने के लिए आए, ह्यूमैनिटी के टीचर है, ह्यूमैनिटी के गाइड है। या तक आप मेरे साथ हैं? तो अगर हुजूर के सामने कोई साहबी गलत काम कर रहा होता, या मिसाल के तौर पर एक ऐसा खाना खा रहा होता जो हराम होता, जो जायज नहीं होता, तो प्रॉफिट खामोश रहते या उसको ऑब्जेक्ट करके करेक्ट करते? ऑब्जेक्ट करके करेक्ट करते। हुजूर के सामने कोई वुजू कर रहा है मगर वो वुजू का तरीका ठीक नहीं है, तो प्रॉफिट खामोश रहते या स्टॉप करके करेक्ट करते? तो द फैक्ट कि हुजूर के सामने कोई चीज की गई और हुजूर ने उस पर एतराज शो नहीं किया, meant that he silently agreed that it was allowed, that it was। तो हदीस निगारों ने, हदीस निगारों को अरबिक में बोलते हैं मुहद्दिस। मुहद्दिस का प्लूरल होता है मुहद्दिसून या मुहद्दिसीन। सो द कंपाइलर्स ऑफ हदीस ने हुजूर के अमाल को, हुजूर की सेइंग्स को, और जहां उन्होंने किसी पॉइंट पे खामोशी इख्तियार करी, अगर किसी साहबी ने उनके सामने कोई काम किया, उसको हदीस शुमार किया। क्या शुमार किया है? अब हदीस के दो पार्ट्स होते हैं। हदीस के क्या होते हैं? दो। व्हाट आर दोस टू पार्ट्स? सबसे पहला पार्ट कहलाता है सनद और दूसरा कहलाता है मतन। आप जो बचपन से हदीस के बारे में पढ़ते आए हैं, वो हदीस के मतन के बारे में पढ़ते हैं। मतन मीन्स द बॉडी और द टेक्स्ट। मतन मीन्स द बॉडी और द। हुज़ैफा, मतन का क्या मतलब होता है? इसकी मिसाल ऐसे ले लो, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ मतन? टेक्स्ट ऑफ द हदीस। तुमने 20 हदीसें पढ़ी अभी? तुमने मेरे पास हदीस नंबर, या बचपन में कोई हदीस सुनी है? प्योरिटी इज हाफ ऑफ फेथ, सफाई निस्फ ईमान है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशंस। तो जहां टॉपिक की बात हो रही है, कंटेंट की बात हो रही हो, टेक्स्ट की बात हो रही हो, मैसेज की बात हो रही हो, पैगाम की बात हो रही हो, तो वो कहलाएगा हदीस का मतन, वो कहलाएगा हदीस का। मगर सिर्फ एक अच्छे जुमले का हदीस बनने के लिए काफी होना, काफी इज नॉट, it does not complete a hadith, it does not complete a। why does it not complete a hadith? उसकी मिसाल से ले लो। देखो, हुजूर तो, हुजूर के पर्दा फरमाने के फौरन बाद विद इन अ ईयर कुरान कंपाइल हो गया, यस और नो? तो कुरान का तो मतन और टेक्स्ट हमारे पास आ गया, मतन, टेक्स्ट और कंटेंट हमारे पास। मगर अगर हम गौर से नोट करें, स्टेजेस ऑफ कंपाइलेशन ऑफ हदीस भी हमारे सिलेबस में, मैं बाद में पढ़ाऊंगा अगले हफ्ते, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के 200 साल बाद हमारे पास फिनिश्ड किताब की शक्ल में 6 सुन्नी कलेक्शंस आई। कितनी सुन्नी कलेक्शंस आई हैं? और हुजूर के पर्दा फरमाने के 300 साल बाद हमारे पास 4 स्टैंडर्ड शिया कलेक्शन है, 4 स्टैंडर्ड। तो अब ऑटोमेटिकली सवाल पैदा होगा कि अगर कोई जुमला 200 साल बाद लिखा जा रहा है और प्रॉफिट से लिंक किया जा रहा है हुजूर के जाने के 200 साल बाद, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो जुमला हुजूर ने खुद कहा है और उसको किसी ने इन्वेंट नहीं किया, और उन्होंने उसको किसी ने इन्वेंट। तो इस वजह से सिर्फ हदीस का टेक्स्ट होना लाजमी नहीं है, बल्कि उसके टेक्स्ट के साथ साथ उसके मतन का होना भी लाजमी है। मतन का मतलब होता है, सॉरी, मतन के साथ साथ सनद का भी होना लाजमी है। सनद का मतलब होता है चेन ऑफ नरेटर स्लैश ट्रांसमीटर, चेन ऑफ नरेटर स्लैश। अब इसकी मिसाल मैंने याद दी कि ई ने किससे सुना? डी से। डी ने किससे सुना? सी से। ये इमाम बुखारी साहब जब किताब कंपाइल करने गए ना,
तो इमाम बुखारी साहब जब किताब कंपाइल कर रहे हैं तो पूछ रहे हैं आपने किससे सुना, आप हदीस कोट कर रहे हैं। बोला मैंने अपने उस्ताद जी से सुना। उस्ताद जी कौन थे, उसकी बायोग्राफी को ट्रेस किया। उस्ताद जी ने किससे सुना, उस्ताद जी ने सुना अब अब्दुल्ला बिन उमर से। अब्दुल्ला बिन उमर ने किससे सुना, हजरत उमर से। हजरत उमर ने किससे सुना, होली प्रॉफिट को करते या सुनते हुए सुना। यानी समझ आई बात। तो ये एक पूरी चेन है जो कि 200 साल के अंदर 6 से 8 नामों पे ट्रैक होती है, 6 से 8 नामों पे। एंड इट हैज टू स्ट्रेच बैक टू द होली प्रॉफिट, इट हैज टू स्ट्रेच बैक टू द होली। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं। तो अगर एक चेन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक स्ट्रेच बैक करेगी, उस सनद के साथ मिलाकर मतन को पढ़ा जाएगा, उस सनद के साथ मिलाकर। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द अथॉरिटी ऑफ याह्या हु नरेटेड ऑन द अथॉरिटी ऑफ अब्बास हु नरेटेड ऑन द अथॉरिटी ऑफ नाफे हु नरेटेड ऑन द अथॉरिटी ऑफ अब्दुल्ला बिन अम्र, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "He who misses the Asr prayer as if he has lost his family and property, he has lost his family and." तो ये जो आगे वाला जुमला है, he who misses the Asr prayer, this is the matan of the hadith। और इससे पहले जो 4-5 नाम मैंने लिए, वो नाम की सनद मुझे आती है, मैंने नोट्स में लिखी हुई है, ठीक है। 4-5 नाम जो लिए, ऑन द अथॉरिटी ऑफ या हु नरेट ऑन द अथॉरिटी ऑफ नाफे, ये जो नाम है ये कहलाता है चेन ऑफ नरेटर। क्या कहलाता है? किसी भी हदीस को हदीस बोलने के लिए सिर्फ टेक्स्ट का या मतन का होना काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ उसके सनद और चेन ऑफ ट्रांसमिटर का सनद प्लूरल इस्नाद, सनद प्लूरल, ये जब होगा तभी हम उस हदीस को हदीस कहेंगे, तभी हम उसको हदीस को। अब मैं तुम्हें बेसिकली ये पढ़ाता हूं कि किसी हदीस को कच्चा या पक्का मानने के लिए, क्योंकि इस बात का कभी इम्कान था कि भाई हुजूर के जाने के 200 साल बाद अगर मैं किताब कंपाइल कर रहा हूँ तो मुझे कैसे पता। अच्छा, मैं तुम्हें एक और हल्का सा आइडिया देता हूँ, लेकिन उस टॉपिक को भी अब डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर एक साथ सभी सारे टॉपिक्स मैंने खोल दिए तो आप कंफ्यूज जाएंगे। हुजूर के जाने से लेकर जब हदीस की किताब कंपाइल हुई तो इसके स्टेजेस ऑफ कंपाइलेशन तकरीबन 4 निकलते हैं। कितने निकलते हैं? एक हुजूर का दौर, हुजूर के दौर में हदीस कैसे प्रिजर्व हुई उसके बारे में बात करते हैं। हुजूर के स्टूडेंट्स को बोलते हैं कौन? कंपेनियंस। क्या कहलाते हैं? हुजूर के स्टूडेंट्स कहलाते हैं कंपेनियंस। कौन कहलाते हैं? तो सेकंड स्टेज हो गया हुजूर के स्टूडेंट्स नोन एज कंपेनियंस। कंपेनियंस के स्टूडेंट्स स्टेज 3 नोन एज ताबईन, और ताबईन के स्टूडेंट्स नोन एज तबा ताबईन स्टेज 4। ये 4 स्टेजेस हैं जिस नतीजे के अंदर हमारे पास फिर किताबें बन के आई हैं। मगर इन 4 स्टेजेस में क्या हुआ हदीस को प्रिजर्व करने के लिए, ये आज हमारा टॉपिक नहीं है। मगर ये जो चौथे स्टेज वाले लोग थे तबा ताबईन, इन्होंने बहुत चेक्स लगाए, इन्होंने बहुत ज्यादा स्क्रूटनी करी हदीस की, फिल्टरेशन प्रोसेस स्टार्ट किया। जैसे हमारे पास पानी पड़ा होता है, उसमें मिट्टी होती है, तो हम उसको फुल फिल्टर कर छानते हैं, डिस्टिल करते हैं और फ्रेश करते हैं। क्या करते हैं? ताकि पता चल सके कि जो हदीस वो किताब के अंदर मेंशन कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है या वो ऑथेंटिक नहीं है, वो पक्की है या वो कच्ची है, वो पक्की है या वो। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? तो अब उस नतीजे के अंदर व्हाट वाज दैट क्राइटेरिया, कैसे पता लगाया कि हदीस का एक जखीरा है, उसमें से कच्ची कौन सी और पक्की कौन सी, कच्ची कौन सी और पक्की। आप मुझे बताएं, जो चेन ऑफ नरेटर्स हैं ABCDE, इनके ऊपर हम चेक्स लगाएंगे टू चेक वेदर द हदीस वी गॉट फ्रॉम देम वाज ऑथेंटिक और नॉट। लेट्स स्टार्ट। सनद ABCDE, ये 5 लोग, ये 5 लोग जो हैं ये सच्चे होंगे या झूठे होंगे, ईमानदार होंगे या बेमानती होंगे, अक्यूज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ होंगे या इनोसेंट होंगे, सेन होंगे या इनसेन होंगे, मुस्लिम होंगे या ज्यू होंगे, बेबी होंगे या एडल्ट होंगे, इनकी आपस में मुलाकात भी साबित हो। इनकी आपस में मुलाकात साबित होने का क्या मतलब है? मुलाकात साबित होने का मतलब ये है, ये भी मैंने कहीं ना कहीं लिखा है। मिसाल के तौर पर ये D और E लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अब मैंने कहा कि हिटलर ने मुझे कहा, हिटलर ने मुझे फासिल को कहा, क्या कहा? कि तुम जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर बनोगे, तुम जर्मनी के। ये बात पॉसिबल नहीं। पूछे क्यों? क्योंकि हिटलर साहब का इंतकाल हो गया है 1945 और मेरी पैदाइश कब हुई है? 1989। तो हमारी मुलाकात पॉसिबल ही नहीं है। ये D और E एक ही पॉइंट इन टाइम पे जिंदा नहीं रहे, एक ही पॉइंट इन टाइम पे इनका बर्थ और डेथ आपस में ओवरलैप करेगा और ये एक ही ज्योग्राफिक लोकेशन में पाए जाएंगे, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि इनकी मुलाकात साबित हो। मिसाल के तौर पर हिटलर 1945 में मरा,
मगर मेरी पैदाइश हो गई थी 1930। तो अब एक पॉसिबिलिटी है कि 14 साल की उम्र में जब मैं बड़ा होने लगा हूंगा तो इसने मुझे कान में आके बोला होगा, समथिंग लाइक दैट। और दूसरा ये कि जोग्राफिकल लोकेशन भी ट्रेसेबल होगी। एक बंदा सीरिया में रहता है, इराक में रहता है, तो एक ने दूसरे का ट्रैवल किया होगा। ऐसा नहीं कि एक बंदा ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है और बोल रहा है मुझे हदीस मिल गई। तो उसकी ज्योग्राफी को ट्रेस किया जाता था और उसकी लाइफ को ट्रेस किया जाता था। और ये देखा जाता था कि जो बंदा ई और डी, अगर ई कोट कर रहा है, ई क्लेम कर रहा है कि मैंने डी से कोई बात सुनी, तो क्या ये दोनों एक ही अरसे में जिंदा थे या नहीं थे? इनकी पूरी बायोग्राफीज पे काम किया गया, इनकी पूरी बायोग्राफीज पे। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? अच्छा, तो मैंने तुम्हें बताया सनद के चेक्स कि वो बंदा सेन होगा, मुस्लिम होगा, एडल्ट होगा, स्ट्रॉन्ग मेमोरी होगा, सच्चा होगा, ईमानतदार होगा, कैरेक्टर वाइज स्ट्रॉन्ग होगा, उनकी आपस में मुलाकात स्टैब्लिश होगी। फिर एक और टेस्ट था कि उसका नेम और टाइटल और ऑक्यूपेशन, टाइटल और ऑक्यूपेशन और पेरेंटेज हम ट्रैक करेंगे। क्यों ट्रैक करेंगे? उसको खानदानी तौर पे क्यों ट्रैक कर रहे हैं? ताकि कोई स्पाई ना आ जाए। डू यू नो हु इज अ स्पाई? बोल रहा था कि वो चीपा साहब ऐसे सलवार कमीज में और माशाल्लाह एक रिलीजियस आउटलुक। तो हम वो पूरी लाइफ को इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि इंडिया ने जरूर ऐसे लोग छोड़े होंगे जो व्हाइट कलर का सलवार कमीज पहन के और इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन हासिल करते होंगे बाय बीइंग एन इमाम ऑफ द मस्जिद एक्सेट्रा, ताकि वो इंडिया के स्टेट को प्रोटेक्ट कर सके। पाकिस्तानी वाले भी कोई मासूम नहीं, उन्होंने भी यहाँ से कुछ लोग वहां पर लॉन्च किए हुए होंगे जो पंडित बन के घूम रहे होंगे हिंदू रिलीजियस सिंबल्स पहन के, ताकि वो वहां से इंटेलिजेंस शेयरिंग कर सकें ताकि पाकिस्तान को कोई हार्म ना हो। नेशन स्टेट्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर क्या करते हैं? नेशन स्टेट्स अपने इंटेलिजेंस को गैदर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए ऐसे स्पाइस वाइज दूसरे अपने एनिमी मुल्क में भेजते हैं ताकि पता लगा सके कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही, कोई बंदा। इसीलिए तुम गौर से देखो, जब तुम किसी पान वाले के पास जा रहे हो ना, तो देखो कि वो, मतलब समझ रहे, मजाक कर रहा हूँ, इंटेलिजेंस एजेंट्स हर जगह होते हैं। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? सो हम उसको खानदानी तौर पे सर्च करेंगे कि वो 2-3 साल हीरो तो नहीं बन रहा है। हम उसकी 20 साल की लाइफ को ट्रैक करेंगे। अगर तुम क्लेम करो तुम्हारे पास हदीस है, तो तुम्हारे टीचर कौन थे, किस मदरसे से तुमने पढ़ा, किस यूनिवर्सिटी से तुमने पढ़ा, उस उस्ताद जी का नाम क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आओ। तो स्कॉलर्स ने बैठ के अपनी पूरी जिंदगियां लगाई और इस सनद के अंदर तमाम लोगों को टेस्ट किया बेस्ड ऑन द चेक्स दैट आई जस्ट मेंशन। इसको मैं आंसर के तौर पे भी आपके साथ अभी शेयर करूंगा, अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट तौर पे पढ़ा रहा हूँ। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? दूसरा, मतन के क्या टेस्ट होंगे, चेक्स होंगे? सनद के टेस्ट समझ में आ गए? सेन, मुस्लिम, एडल्ट, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, ईमानदार, अक्यूज ना हो क्राइम में, यू नो किसी की गाड़ी ना जलाता हो, विल टॉक अबाउट इट। समझ रहे? ठीक है। और दूसरा, मतन, मतन कहलाता है बॉडी और टेक्स्ट। मतन कहलाता है बॉडी और, व्हाट इज द बॉडी और टेक्स्ट? अब मुझे बताओ, ये जो टेक्स्ट हुजूर ने दिया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशंस, प्योरिटी इज हाफ ऑफ फेथ, मॉडेस्टी प्रोड्यूसेस नथिंग बट गुड। कोई ना कोई हदीस बचपन में सुनी है, वो हदीस का मतन होती है। क्या होती है? क्या वो टेक्स्ट कुरान के खिलाफ जाएगा? क्या वो टेक्स्ट ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड सही हदीस के खिलाफ जाएगा? नहीं। क्या वो साइंटिफिक फैक्ट के साथ जाएगा? इस्लाम ये क्लेम करता है कि कोई भी हदीस साइंटिफिक फैक्ट के खिलाफ नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि अगर अल्लाह ने ही पूरी उसको बनाया है, कायनात को, तो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा ग्रेविटी का पता है और ये पता है कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। आईफोन बनाने वाले को ज्यादा फीचर्स आईफोन के पता होंगे या इस्तेमाल करने वाले को? इस्तेमाल करने वाला इतना प्रो नहीं हो सकता जो बनाने वाला हो सकता है। डू यू गेट इट? अनलेस इट इज अ मिरेकल रिगार्डिंग अल्लाह, क्योंकि मिरेकल साइंटिफिक डेफिनेशन में होता वो चीज है जो क्या होती है, जिसकी जो ह्यूमन जो रूटीन से हटके होती है, जो रूटीन्स के, जैसे हमारे पास बिब्लिकल स्क्रिप्चर्स में, इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में कि बेली ऑफ द व्हेल के अंदर एक प्रॉफिट गए मगर वो उनको खाया नहीं गया गया, उसको उनको स्पिट आउट किया गया। मूसा अलैहि सलाम ने स्टिक फेंकी और समंदर दो हिस्सों में हो गया। ईसा वाज बोर्न विदाउट अ फादर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मगर मिरेकल्स को छोड़कर, मिरेकल्स को जितनी भी चीजें होंगी वो साइंटिफिक फैक्ट से मुतसादिम नहीं हो। अच्छा, जो अरेबिक है, जो उसके अंदर अरेबिक यूज हुई है, क्या उस टेक्स्ट में वल्गर लैंग्वेज हो सकती है? नहीं। अगर होगी तो हम रिजेक्ट करेंगे। इसी तरीके से उसके अंदर, उस टेक्स्ट के अंदर वही अरेबिक होगी जो कि प्रॉफिट के टाइम पे इस्तेमाल होती थी। अरेबिक प्रॉफिट के टाइम पे, इसकी मिसाल ऐसे ले लो कि आप लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, आप लोग क्या पढ़ते हैं? तो अब आप लोग क्या, मैं क्या बोल रहा था आपसे, मुझे याद नहीं आ रहा।
तो अब शेक्सपियर की 400 साल पुरानी अंग्रेजी की बात करते हैं। आर यू रेडी विद शेक्सपियर की 400 साल पुरानी अंग्रेजी? वो जो तुम कह रहे हो ना बच्चों की तुम लोग को आवाज किसी और की आ रही है, वो साइड में क्लास हो रही है पाकिस्तान स्टडीज की, तो इस वजह से मैंने अपना माइक और करीब कर दिया जैसे मैं यूं फुल। अब मैं अपना शक्ल छुपा के आपको आईपैड से पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह चीजें बेहतर है। तो हम ये बात कर रहे थे क्या, याद नहीं आ रहा। हाँ, तो शेक्सपियर ने बोला हाउ आर यू, इज दैट पॉसिबल? क्योंकि शेक्सपियर 1600 के अंदर आया था, 400 साल पहले अंग्रेजी बोलने का स्टाइल अलग था। वो बोलता था धाउदी दू एट टू ब्रूटस। यहां तक समझ आ रही है बात कुछ इंग्लिश लिटरेचर के लोग? तो अब वो यू और हाउ नहीं बोल सकता। तो इसी तरीके से अगर हुजूर से कोई जुमला कोट किया जा रहा है तो वो हुजूर के जमाने की अरबिक होगी। Verily my descent is from the Quraysh and my tongue is that of Banu Sa'd. My tongue is that of Banu। उसके अंदर कोई मॉडर्न अरेबिक वर्ड्स नहीं हो सकते, उसके अंदर कोई मॉडर्न अरेबिक वर्ड्स। यहां तक समझ आ गई बात? एक आखिरी चीज, इट शुड नॉट गिव ह्यूज रिवॉर्ड्स फॉर स्मॉल डीड्स एंड स्मॉल रिवॉर्ड्स फॉर ह्यूज डीड्स। क्या मतलब इसका? देख, हाँ, मिसाल के तौर पर आपने कई मैसेज में जिंदगी में सुना है कि अगर आपने एक फला इस्लामी महीने की खुशखबरी दे दी तो आप पे जन्नत वाजिब हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप रजब के महीने की खुशखबरी किसी को देंगे तो आप पे जन्नत वाजिब हो जाएगी। और अगर ये मैसेज आप 7 लोगों तक नहीं फैलाएंगे तो आप ट्रक के आगे आके मर जाएं। तो अब बंदा क्या करता है, शेयर दिस ब्लू बनाना और यू विल फेल। तो सारा बच्चा सुपरस्टिशन फॉलो करते करते ब्लू। कहने का मकसद ये है कि क्या मैं बोल रहा था, हाँ, कि भाई अगर एक महीने की खुशखबरी देने से ही मुझ पे जन्नत वाजिब हो जाती तो मैं अपनी एक ब्रॉड क्लास लिस्ट बनाता, सब लोगों को महीने की खुशखबरी देता और शाम में दोस्तों को बोलता कि अब मेरे ऊपर जन्नत वाजिब हो गई, लेट्स पार्टी हार्ड। अब नमाज पढ़ने की जरूरत, अब ड्रग्स वग्स करेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे, शराबी पियेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी तो जन्नत वाजिब हो गई। तो ऐसे खुशखबरी, एक महीने की खुशखबरी देने से जन्नत वाजिब हो जाए, ऐसा पॉसिबल? तो इतने छोटे काम के लिए इतना बड़ा अजर नहीं मिल सकता। आपको थोड़ी मेहनत करनी है, जन्नत हासिल करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। बोलो भाई, है या नहीं? तो ये टेस्ट हो गए सनद और मतन के। किसके टेस्ट हो गए? सनद और मतन के टेस्ट हो गए। इस टॉपिक को कहते हैं क्राइटेरिया फॉर ऑथेंटिसिटी। अगर एक हदीस इन तमाम के तमाम क्राइटेरिया पे पूरा उतरती थी, चेक्स पे पूरा उतरती थी, तो उसको पक्की हदीस बोलते थे। क्या बोलते थे? तो उसका नाम कहलाता था सही हदीस। क्या कहलाता था? सही। सही हदीस वो होती है जो 15 के 15 चेक्स को पूरा कर रही होती, उसको 100% मार्क्स मिल रहे होते। लेकिन ये 15 आउट ऑफ 15 और ये 100% आपने एग्जाम में नहीं लिखना। आप तो बोलोगे जिसने सनद और मतन के तमाम चेक्स को क्रॉस कर लिया उसको हम बोल रहे हैं सही हदीस। क्या बोल रहे हैं? सही मींस डिस्टिंक्शन, ऑथेंटिक, साउंड, स्ट्रॉन्ग। ऑथेंटिक साउंड, स्ट्रॉन्ग, ऑथेंटिक साउंड। और अगर एक हदीस के सनद में छोटा मसला है, मिसाल के तौर पर ABCDE में से कोई एक बंदा है जिसकी मेमोरी वीक है, जिसकी मेमोरी, वो 80 साल का बूढ़ा हो गया, तो अब वो हदीस हसन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? यानी वो है तो हदीस, मगर उसकी रैंकिंग वो फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं हुई है डॉक्टरी में, वो सेकंड डिवीजन से पास हुई है। डू यू नो व्हाट इज सेकंड डिवीजन? उसका A स्टार और A नहीं है, उसका B और C है, उसका B और। लेकिन अगर एक हदीस के सनद में भी छोटा मसला है और मतन में भी छोटा मसला, तो छोटा मसला प्लस छोटा मसला इक्वल्स टू, तो वो बड़ा मसला उसको ज़ईफ बूढ़ा आदमी बना दे तो अब वो ज़ईफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसको 50% मार्क्स मिले। कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं? और अगर एक हदीस में इतने सारे चेक्स के मसले हैं कि हमने उसको फेल कर दिया है, वो डॉक्टर कहलाने के काबिल, क्योंकि अगर वो डॉक्टर बन के इलाज करेगा तो वो सबको काट पीट करके मार दे, तो उसको हम बोलेंगे मौजू। मौजू मीन्स अ लाई। मौजू मीन्स अ, यस। सही, हसन, ज़ईफ, हमना अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। हमना बेटी अपना माइक ऑफ कर दीजिए। ओके, सो किसी का भी माइक ऑन है तो माइक बंद कर दे बेटा। ओके, सो अब मौजू और लाई उसको बोलेंगे जो झूठ है। वो क्या है? अब इसके आगे जाने से पहले मुझे आपको हदीस के 6-8 और नाम बताने हैं। कितने नाम और बताने हैं? मगर ये बच्चे को कंफ्यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट
कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन हदीस की क्या है? बेस्ड ऑन ऑथेंटिसिटी और रिलायबिलिटी के हदीस कितनी पक्की और कच्ची है, हदीस कितनी पक्की है। और इन 4 नामों में से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो फिर जल्दी से कमेंट में देख के बताइए, कमेंट में बताइए कि इफ दीस 4 नाम्स आर क्लियर टू यू। चलो थम्स अप से बता दिया जी। मैं अभी तुम्हें पास पेपर से कहूंगा, तुम फुल क्लियर हो जाएगा। पहले हम पास पेपर्स को एड्रेस करते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि सर इससे बिल्कुल हटके था, समझ नहीं आया तो फिर हम बात करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, फिर देखते हैं। अच्छा, अब मैं आपके साथ थोड़ा मजाक करने लगा हूं उसे समझाने के लिए। भाई क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट, आर यू विद मी? अच्छा, रेडी? क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं दिखाने लगा हूं, ठीक है? तो अब मैं आपको हदीस के नए नए नाम बताऊंगा, मगर उस नए नए नाम से आपने ओवरवेल्म होना नहीं है, परेशान होना, क्योंकि उसका पीछे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बस नए नाम है, उसको याद करना है। थोड़ा तो कंटेंट हम याद करेंगे ना अगर इस्लाम में अनपढ़। आई विद मी? सो मेरा नाम क्या है बेटा? व्हाट इज माय नेम? MFM। व्हाट इज माय नेम? पहले मुझे फाजिल भाई कहलाया जाता था, लेकिन अब मैं अपनी ब्रांडिंग पे फोकस कर रहा हूँ, तो अब से मैं MFM कहलाऊंगा, समझे? फाजिल भाई, ओके, आर यू विद मी? सो MFM है मेरा नाम, आर यू विद मी? अच्छा, नाम तो मेरा MFM है, नाम तो मेरा हदीस है, मगर अगर अब मुझे क्लासिफाई किया जाएगा, क्या किया जाएगा? बेस्ड ऑन जेंडर, बेस्ड ऑन, तो हु एम आई, मेल और फीमेल? हुजैफा ने जवाब नहीं दिया। यस, बेस्ड ऑन जेंडर हुजैफा। ध्यान नहीं दे रहा लिखने में, तो अब ध्यान दे दो। बेस्ड ऑन जेंडर, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक आई एम अ मेल? रेज योर हैंड। अच्छा, मजाक के तौर पे, अब ऑफेंड नहीं होइएगा, आप लोग सारे अच्छे बच्चे हैं, लेकिन जब गुलशन नॉट में मेरे पास 120 बच्चे होते हैं ना, तो वहां पर कोई बच्चे कूल बनते हैं, 7वीं 8वीं रो में बैठे होते हैं। मैं बोलता हूँ हाउ मेनी, बेस्ड ऑन जेंडर, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक आई एम अ मेल? रेज योर हैंड। वो रेज योर हैंड करते हैं, लेकिन कुछ लोग, तो फिर मैं उनसे अगला सवाल पूछता हूँ कि क्या आपके घर में कोई इतनी बड़ी दाढ़ी वाली आंटी रहती है? नहीं रहती। तो अगर आप मुझे पर्सनली टारगेट करेंगे तो मैं समझ रहे हैं, लेकिन आप लोग ऐसे थोड़ा मासूम ग्रुप है, तो इस वजह से प्लीज मेक श्योर। तो जेंडर वाइज आई विल बी क्लासिफाइड एज अ मेल। नंबर 2, बेस्ड ऑन मैरिटल स्टेटस, इज इट सिंगल, इज इट इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इज इट डिवोर्स्ड और इज इट मैरिड? अपेरेंटली इट इज मैरिड, वैसे भी इट इज मैरिड, ऐसे ही बोल रहा हूँ। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। ओके, सो ये हो गया मैं मैरिड। नंबर 3, अगर एक बच्चा बैचलर करता है, क्या करता है? तो उसको हम बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट। अगर वो मास्टर्स कर लेता है और स्पेशली डबल मास्टर्स हो, तो उसको बोलते हैं ग्रेजुएट। इसमें क्या बोलते हैं? मगर इससे पहले अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता तो उसको जाहिल बोलते हैं। मतलब आप समझ गए मेरा मतलब? तो आप लोग सब क्या हैं? आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं बेटा, पढ़ाई, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मगर एज पर, क्योंकि मैंने डबल मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंस में भी, और ऑनलाइन बच्चे आप लोग ऐसे कान में ऐसे स्पीकर लगा लीजिएगा, वरना पेरेंट्स थोड़े से ऑफेंड ना हो जाए, समझ रहे हैं? मैं जेन जी को पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? अगले साल से मेरे पास जेन अल्फा आ जाएगी, सोचो वो कैसी कैसी होगी। ओके, सो आई विल बी क्लासिफाइड एज अ ग्रेजुएट, आई विल बी क्लासिफाइड एज अ, और अगर मुझे क्लास 5 की साइंस में देखा जाए कि मैं बैकबोन वाला जानवर हूँ या बगैर बैकबोन वाला जानवर, तो उसको बोलते हैं वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट वो होता है जिसका बैकबोन होता है, और इनवर्टिब्रेट वो होता है कॉकरोच, स्पाइडर, समझ रहे हैं? स्नेक का बैकबोन होता है, मुझे किसी ने बताया, वरना मैं समझ रहा था स्नेक भी इनवर्टिब्रेट होता है, पता नहीं, आई डोंट नो। बहरहाल, तो मैं वर्टिब्रेट कहलाऊंगा। अब अगर आप कंफ्यूज हो जाओ, बोलो सर अपना एक नाम बता दो, आप बार बार क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? नहीं, मैं वो कंफ्यूज नहीं कर रहा। अगर मुझे मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे क्लासिफाई किया जा रहा है, मेरा नाम अलग हो जाएगा। अगर मुझे जेंडर के बेस पे क्लासिफाई किया जा रहा है, तो मेरा नाम अलग हो जाएगा। क्या ना समझ आ गई बात? इज दिस क्लियर? यही कॉन्सेप्ट हमें क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस में समझना है। इज दैट क्लियर? तो अगर मुझे कच्ची और पक्की होने के बेसिस पे टेस्ट करना है, तो मेरे 4 नाम निकल आएंगे हदीस के। कितने नाम निकल आएंगे? सही, हसन, ज़ईफ और मौसू। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? अब मैं आपको अलग नाम बताऊंगा बेस्ड ऑन क्लासिफाइंग इट डिफरेंट, क्लासिफाइंग इट। अगर एक हदीस को बहुत सारे लोगों ने कोट किया है, नंबर ऑफ चेन्स ऑफ नरेटर्स के बेसिस पे देखना है कि कितनी चेन्स ऑफ नरेटर्स है, तो उसका हम बोलेंगे मुतवातिर हदीस। क्या बोलेंगे? मुतवातिर हदीस इज अ हदीस which has been quoted by such a large number of people that they cannot be expected to agree upon a lie all of them together। अभी अंग्रेजी की मैंने डेफिनेशन याद की, इसको वापस बोलता हूँ। ये अभी भी लिखो बेटा, आई एम नॉट एंजॉइंग इट, एक्सक्यूज मी। नहीं कर यार, ऐसे रिजल्ट नहीं आएगा, मुझे खानदान में नाम। अभी वो और भी कुछ पूछेगा,
और तो रिप्लाई थोड़ी करना है, उसको बोलो बी राइट बैक आफ्टर 7:30। ठीक है, मैं अब फोन को स्क्रूटनी करेंगे इसकी, ठीक है, जाने से पहले। सो मुतवातिर, इट हैज बीन कोटेड बाय मेनी, इट हैज बीन quoted by many का मतलब it has been quoted by such a large number of people that they cannot be expected to agree upon a lie for all of them together. For example, अगर एक बच्चा यहाँ से घुसे, 100 बच्चों की क्लास है ये, काश होती, लेकिन है, तो अब एक बच्चा यहाँ से घुसा, उसने बोला सर बाहर जो है ना वो क्रैकर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और आप हमें छुट्टी दे रहे। मैं बोलूंगा ही इज मेकिंग अ मतलब ही इज सेइंग अ लाई, ही इज लेइंग अ। दूसरा बंदा दूसरे ग्रुप का आता है, वो भी ये बात बोलता है। तीसरा बंदा आता है, वो भी ये बात बोलता है। एक खातून एंटर होती है, वो भी ये बात बोलती है, दूसरी भी, तीसरी भी। जिनके अलग अलग ग्रुपिंग्स हैं, अलग अलग स्कूल्स हैं, अलग अलग ग्रुपिंग्स एक्सेट्रा, तो अब सब मिलके एक साथ झूठ नहीं बोल सकते। तो एक हदीस अगर हमें तवातुर के साथ कंटिन्यूअल फॉर्म में सीरिया से भी मिल रही है, इराक से भी मिल रही है, मदीना से भी मिल रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सब मिलके इन्वेंट कर ले, क्योंकि उस जमाने में व्हाट्सएप अवेलेबल नहीं था कि यार चलो मिलके छुट्टी करवाते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट का बोल देते हैं। क्या तक समझ आ रही है बात? तो अगर एक हदीस बहुत तवातुर से 3-4 अलग अलग प्रोविंसेस से मिल रही है, तो उसका मतलब जरूर वो हुजूर ने कही होगी, क्योंकि सब मिलके झूठ को इन्वेंट नहीं कर सकते, सब मिलके एक ही झूठ को इन्वेंट नहीं कर सकते। और ahad hadith वो होती है which has not been quoted by such a large number of people, which has not been quoted by such a large number of, तो आपके सिलेबस में सिर्फ ये दो हैं, लेकिन इसके बाद फिर आहद की फर्दर कैटेगराइजेशन है। मैं आपको हल्का सा एक्सपोजर दूं या नहीं दूं? हल्का सा एक्सपोजर दे रहा हूं, लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मशहूर हदीस वो होती है which has been quoted by, जिसके अंदर greater than 2 people at every chain of the isnad हो, greater than 2 people at every chain of the, अब मेरे कैमरे को क्या हुआ मुझे नहीं पता, कुछ हुआ? Is it better? It's fine. अच्छा ओके। Something happened. इस बेटी ने कैमरे का पूछ के मेरा प्रोजेक्टर हटा दिया यार। कौन थी ये बेटी? पहले इसका, अच्छा अब इसको टारगेट भी नहीं कर सकते ना, वरना इसके इमोशनल इश्यू शुरू हो जाएंगे कि आपने मुझे पूरी क्लास के सामने। Who was this? यार आ गया, वापस आ गया। हेलो, देखो आपको व्हाइट लाइट दिखाई दे रही होगी मेरे बैकग्राउंड पे, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं सच मजाक करता हूँ। सही है, रेडी, शुरू करें? समझ आ रहा, चलो लेट्स मूव ऑन। तो मैं ये बता रहा था, ये जो मशहूर अजीज और गरीब देख लिया आपने, खबरे वाहिद। अगर ये जो स्टेज है, मिसाल के तौर पर ये ए हुजूर के बहुत करीब था, इनका नाम था हजरत उमर। अब हजरत उमर ने कोई हदीस कोट करी, तो इनके 10 स्टूडेंट्स थे, उनका नाम था B1, B2, B3, B4। क्या ना समझ आ रही है बात? फिर इन्होंने अपने स्टूडेंट्स क्रिएट किए, तो वो बने C1, C2, C3, C4, C5, C8, C10। अगर हर स्टेज ऑफ द सनद पे, हर स्टेज ऑफ द, दो से ज्यादा लोग उस हदीस को कोट करते हुए पाए जा रहे हैं, दो से ज्यादा रिलायबल लोग उस हदीस को कोट करते हुए पाए जा रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा मशहूर हदीस। क्या बोला जाएगा? मगर अगर किसी भी स्टेज के अंदर सिर्फ 2 लोग रह गए उस हदीस को कोट करने वाले, E1 एंड E2, E1 है, तो उसको बोला जाएगा अजीज हदीस। क्या बोला जाएगा? और अगर किसी भी स्टेज ऑफ द इस्नाद पे, मिसाल के तौर पर सिर्फ इस स्टेज पे सिर्फ B1 ही कोट कर रहा है हदीस को और कोई कोट, तो उसको बोला जाएगा खबरे वाहिद या गरीब हदीस, गरीब हदीस या खबरे। मगर ये सब आहद के अंदर है। किसके अंदर है? आपने मोटी बात ये याद करनी है कि जो हदीस बहुत सारी चेन्स ऑफ नैरेटर से आई हैं उसको कहा जाता है मुतवातिर, और जो हदीस फ्यूअर नंबर ऑफ चेन्स ऑफ नैरेटर से आती है उसको कहा जाता है आहद। आहद की फर्दर कैटेगराइजेशन ओ लेवल्स में कभी पूछी नहीं गई। नेचर ऑफ वर्ड्स ऑफ हदीस, तो एक कहलाता है हदीस कुदसी और हदीस नबवी। हदीस कुदसी और हदीस, नेचर ऑफ वर्ड्स ऑफ हदीस का मतलब क्या है कि हदीस किसकी तरफ से कही गई है। तो हदीस, ये मैंने तीसरी क्लासिफिकेशन बताई, ठीक है। तो अब ये पहली क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन ऑथेंटिसिटी, बेस्ड ऑन सही, हसन, ज़ईफ, मौसू। क्या तक आप मेरे साथ हैं? और दूसरा हमारे पास क्या था? हदीस नबवी, हदीस, सॉरी, दूसरा था हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ चेन ऑफ नरेटर्स, मुतवातिर एंड अहद। मुतवातिर है, क्या तक आप मेरे साथ हैं? अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ वर्ड्स के तौर पे। हदीस कुदसी आर एक्चुअली द वर्ड्स ऑफ अल्लाह स्पोकन
by the Prophet sallallahu alaihi wasallam and not made the part of the Quran. Most of what Allah had to say, it is the part of the Holy Quran. Yes or no? ये स्टेटमेंट्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया था कि वो सेपरेट रखेंगे फ्रॉम द होली कुरान, फ्रॉम द, तो ये वर्ड स्टार्ट होते हैं इनकी, मुझे दो हदीसें याद है हदीस कुदसी, तो मैं आपको याद करवा देता हूँ. द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अल्लाह सेज, डायरेक्ट स्पीच आपने किया. द प्रॉफिट सेड अल्लाह सेज, द प्रॉफिट सेड अल्लाह इनवर्टेड कॉमास ओपन, माय मर्सी प्रीवेल्स ओवर माय व्रैथ, मेरी रहमत मेरे गजब और गुस्से पे गालिब है. अल्लाह ताला की रहमत भी इनफाइनाइट है, अल्लाह ताला का गजब भी इनफाइनाइट है, मगर रहमत की इनफाइनाइटनेस ज्यादा है एज कंपेयर टू गजब की इनफाइनाइटनेस. रहमत की इनफाइनाइटनेस ज्यादा है एज कंपेयर टू, यहां तक आप मेरे साथ हैं. दूसरा, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अल्लाह सेज, द प्रॉफिट सेड अल्लाह fasting is for me, fasting is for and I shall certainly reward it. रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका सवाब दूं. तो रोजा किसके लिए है और कौन इसका सवाब देगा? यहां तक आप मेरे साथ हैं. हदीस कुदसी आर वर्ड्स ऑफ अल्लाह स्पोकन बाय द प्रॉफिट बट नॉट मेड अ पार्ट ऑफ द कुरान, बट नॉट मेड पार्ट ऑफ द. हदीस नबवी क्या कराती है? 90% है. कितनी परसेंट है? 95%, जिसमें सेइंग्स, एक्शन, साइलेंट, रूल हुजूर के हैं. तो आपने जो 20 हदीसें पढ़ी हैं सिलेबस की, वो क्या है? हदीस नबवी है. वो क्या है? द प्रॉफिट सेड मॉडेस्टी प्रोड्यूसेस नथिंग बट, द प्रॉफिट सेड प्योरिटी इज हाफ ऑफ फेथ. द प्रॉफिट सेड नमाज मेरी आंखों की ठंडक है. नमाज मेरी आंखों की ठंडक का मतलब क्या है? नमाज अल्लाह की नबी की आंखों की ठंडक है. तो वर्ड्स आर ऑफ द प्रॉफिट बट द मीनिंग इज इंस्पायर्ड फ्रॉम अल्लाह. अल्लाह के नबी हमें कन्विंस करना चाह रहे हैं कि जो अल्लाह ताला ने कुरान में नमाज का हुक्म दिया है उसको आप पूरा करें. तो वो अपने वर्ड्स में हमें बता रहे हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस. तो हदीस नबवी आर द वर्ड्स ऑफ द प्रॉफिट बट द मीनिंग इज फ्रॉम अल्लाह, बट द मीनिंग इज फ्रॉम. हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? ये चीज पूरी क्लियर हो गई. तो हमने बात करी कैटेगरीज ऑफ हदीस एंड क्राइटेरिया फॉर ऑथेंटिसिटी, कैटेगरीज ऑफ हदीस एंड क्राइटेरिया फॉर. अब हम जाएंगे किसकी तरफ? पास्ट पेपर्स की तरफ. किसकी तरफ जाएंगे? ये जो बातें हमने की हैं ये पैराग्राफ में दी हुई है. किस में दी हुई है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर, लेट्स लुक एट. ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट्स के लिए रेडी हो जाएं. हेलो स्क्रीनशॉट, हाउ आर? खाना खा के जाना. आप ये बताएंगे कि हर हदीस के दो पार्ट्स होते हैं, एक कहलाता है सनद, चेन ऑफ नरेटर्स, और दूसरा कहलाता है मतन और टेक्स्ट. कंपाइलर्स ऑफ हदीस ने हदीस को वेरियस क्लासिफिकेशंस के तहत कैटेगराइज किया, वेरियस क्लासिफिकेशंस के जरिए. अब उसमें जो सबसे पहली कैटेगराइजेशन उन्होंने दी वो ये दी कि भाई नंबर ऑफ चेन ऑफ नरेटर्स के मुताबिक मुतवातिर हदीस वो होता है which has been reported by such a large number of people that they cannot be expected to agree upon a lie, all of them together. Whereas ahad hadith wo hoti hai which has been quoted by very few people. It has been quoted by very few. The most important categorization of hadith क्या होगी आपके ख्याल में? आपसे पूछता हूँ, टॉपिक पढ़ा दिया ना. Most important categorization of hadith will be on the basis of, हाँ बताओ क्या नाम बता दो या तो सही, हसन, ज़ईफ एंड मौजू. उसको बोलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट हदीस क्लासिफिकेशन विल बी ऑन द बेस ऑफ रिलायबिलिटी, बेस्ड ऑन ऑथेंटिसिटी, हाउ मच स्ट्रॉन्ग और वीक अ हदीस इज. और उसके चार नाम हमने पढ़े थे, वो चार नाम क्या थे? सही, हसन, ज़ईफ एंड मौजू. तो ये जो पहला सवाल था, ये सवाल समझ में आ गया? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, समझ आ गई बात? अब इन हदीसों को इन टाइप्स में क्लासिफाई किस तरह किया जाता है, किस तरह, क्या चेक्स लगाए गए, किस तरह से मेक श्योर किया गया कि हदीसों को ऐसे क्लासिफाई किया जाए. तो हमें पैरा 2 में चेक्स फॉर सनद बताने पड़े. व्हाट आर द चेक्स फॉर सनद? आर यू रेडी विद द चेक्स फॉर सनद? पैरा 1 की हेडिंग नहीं लिखी अभी तक? जल्दी लिखो पैरा 1 की हेडिंग. तुम समझ लो, मुतवातिर इज वन क्राइटेरिया टू रीच टू अ सही हदीस. Yani it is a great possibility that a mutawatir hadith quoted by many people will be sahih. But this is not the only criteria. The criteria is 15. The criteria is, one of the great criteria is how much the narrators have quoted the hadith. But this is not the whole soul. जैसे मैंने मजाक में बताता था, मैंने आपको अपनी categorizations बताई. क्या बताई?
मुझे बताओ सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशन क्या होगी मेरी, जो मैंने उन 4 में लिखी थी? जेंडर, क्योंकि जेंडर के तो समझ रहे हैं, गुजारा समझ रहे हैं। तो बाकी सारी कैटेगराइजेशन है, दे विल एड अप। मेरा मैरिड होना, मेरा फलाना होना, जाहिल होना, ग्रेजुएट होना, मगर सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशन क्या है? तो बाकी सारी सब कैटेगराइजेशन उस कैटेगराइजेशन तक पहुंचने में हेल्प करता है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशन इज बेस्ड ऑन कच्ची या पक्की, सही हसन ज़ईफ एंड मौसूफ, सही हसन ज़ईफ है, बाकी सब जो है वो दूसरे नाम है। ठीक है, checks for sanad, checks for, so what were the checks for sanad? Muslim scholars did their best to compile the ahadith of the prophet, and they set a fixed criteria to check the authenticity of the hadith. According to these criteria, it was ensured that the chain of transmitters was unbroken. यानी ई का डी से मुलाकात हो, दोनों एक ही साल में रहे हों, एक ही साल से मुराद एक ही एज ग्रुप, एक ही एज ग्रुप में भी नहीं, ऐसा नहीं दोनों 15-15 साल के हों, एक ही ईरा में रहे हो, एक ही एरा, सॉरी एरा में रहे हो, ईरा इज फाइन, अच्छा ओके, एरा में रहे हो। आर यू विद मी? इज दिस क्लियर? उसके अलावा दूसरा, इट शुड हैव स्ट्रेच बैक टू द प्रॉफिट हिमसेल्फ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये चेंज आनी चाहिए, हुजूर तक ये चेंज आनी। इसके भी 3 अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैंने पिछले साल तक अपने एडिशन ऑफ नोट्स में डाले थे, लेकिन ओ लेवल्स में पार्ट नहीं है तो मैंने हटा दिया, वरना आप कंफ्यूज होंगे। अगर कोई इंडिविजुअली पूछेगा तो मैं बता दूंगा। ईच नरेटर मस्ट फुलफिल सर्टेन, तो उसका एक्सट्रीमली ट्रूथफुल होना जरूरी है, ट्रस्टवर्दी होना जरूरी है, कॉम्पिटेंट इन अरेबिक होना चाहिए, कमिटिंग अ क्राइम करते हुए ना पकड़ा गया, उसकी नेम और टाइटल और पेरेंटेज देखेंगे ताकि कोई स्पाई ना आ जाए, और इफ इट हैज बीन कोटेड बाय मेनी डिफरेंट कंपेनियंस तो उससे उसकी रिलायबिलिटी में इजाफा हो जाए। मगर जब हम मतन के चेक्स की बात करते थे, हाउ इज ईच हदीस क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स, तो मतन के अंदर हम देखते थे कि वो बेसिक टीचिंग्स ऑफ कुरान के खिलाफ ना जाए, it should not go against common sense or scientific facts, it is not required to be opposite to the ahadith already accepted as authentic, it should not contain vulgar or new words of Arabic which the Prophet sallallahu alaihi wasallam is not expected to use। और एक इसमें मैंने चेक नहीं लिखा है क्योंकि वर्ड लिमिट मेरी पूरी हो गई थी, क्योंकि मैंने अपने आंसर्स को ट्रेन किया है कि 500-600 से वर्ड से ज्यादा ना हो, वरना बच्चे 2-2.5 पेज से ज्यादा लिख नहीं पाते। इज दैट क्लियर? तो एक लिखोगे, इट शुड नॉट गिव ह्यूज रिवॉर्ड्स फॉर स्मॉल डीड्स एंड स्मॉल रिवॉर्ड्स फॉर, मैं यहाँ से लिख दूं, it should not, नहीं ना, ये मैं घबराता हूँ ना कि पूरे कराची में, it should not give huge rewards for small deeds and vice versa, vice versa। अच्छा चलो, is this clear? ये चीज समझ में आ गई? एक पार्ट बी करते हैं। Are you ready with पार्ट बी? आपके ख्याल में आपके चेन ऑफ नरेटर्स ऑफ हदीस को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? इतनी इंपॉर्टेंस चेन ऑफ नरेटर्स ऑफ हदीस को इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए दी जा रही है ताकि कोई झूठा जुमला हुजूर से अटैच करके रिलीजन को डैमेज करने में कामयाब ना हो सके। जब हमारे पास ऑथेंटिक हदीस आएगी बेस्ड ऑन द स्क्रूटिनी ऑफ द सनद और इस्नाद, तो हमें बहुत बेनिफिट्स होगा इन मेनी वेज। व्हाट आर दोज बेनिफिट्स? नंबर 1, हम कुरान को सही तरह प्रैक्टिस कर पाए, क्योंकि कुरान में कहा नमाज पढ़ो। नमाज कैसे पढ़ो? मैं यूं आंखें बंद करूं और बोलूं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और मैं बोलूं मेरी नमाज हो गई, मेरी नमाज। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं बोलूं भाई मैंने अल्लाह को याद किया, नमाज का मतलब है अल्लाह को याद करना, तो मैंने अल्लाह को याद कर लिया, मैं जानू मेरा खुदा जाने, अरे लोगो डोंट जज मी। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कुरान को एक्सप्लेन करने के लिए हदीस बताएगा कि सही तरीका नमाज का क्या है। तो अगर हदीस ही सही जमा नहीं हुई होती तो मामला खराब हो जाता। हदीस का सही जमा होने का मतलब ये है कि हम कुरान को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए। नंबर 2, बेनिफिट नंबर 2 ये है कि बाद में जो इज्मा और कियास किया गया, क्या किया गया? इज्मा और, तो इज्मा और कियास भी ऑथेंटिक हदीस के ऊपर इस्लामिक लॉ की बिल्डिंग को 500 माले तक ले जा सका। अगर हदीस सही कंपाइल नहीं हुई थी तो इस्लामिक लॉ की बिल्डिंग टेढ़ी बन जाती, गलत बन जाती, और हम गलत तरीके से इस्लाम को प्रैक्टिस करने लगे। यानी कि आप मेरे साथ हैं। और आखिरी चीज ये है कि हदीस का सही कंपाइल होना उम्मत को यूनाइटेड रखेगा। क्या रखेगा? उम्मत को
और अल्लाह की गाइडेंस पे हम अच्छे तरीके से अमल परकाएंगे, जिससे हमें जन्नत मिल जाएगी, जिससे हमें जन्नत। इस वजह से नरेटर्स ऑफ हदीस ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी टू इस्टेब्लिश द जेन्युइनिटी ऑफ द हदीस, टू इस्टेब्लिश द जेन्युइनिटी ऑफ द। एक क्वेश्चन 4 कर लें। आर यू रेडी विद क्वेश्चन 4? फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। चलो, वेयर इज क्वेश्चन 4? खदीजा ये रही। हाँ, हाँ बोले 10 मिनट, 5 मिनट में दे रहा हूँ छुट्टी। कट कराते हैं, गरम करा। अच्छा, ओके। सो write a detailed account of the parts of the hadith. Write a detailed account of the, what are the parts of hadith? Categories, parts. Sanad and matan. Sanad and say how these parts help in determining different categories of hadith. सही, हसन, ज़ईफ है। तो पहले मैंने बताया कि भाई हुजूर हदीस बोलते किसको हैं? हुजूर की सेइंग्स, एक्शंस और साइलेंट अप्रूवल को। साइलेंट। और फिर हदीस के दो पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को कहते हैं चेन ऑफ नरेटर्स। क्या बोलते हैं? चेन ऑफ। इसको बोलते हैं सनद, इसको बोलते हैं। सेकंड पार्ट को बोलते हैं मतन, सेकंड पार्ट को बोलते हैं। तो अब मैंने इसकी एक एग्जांपल दे दी। क्या दे दी? एग्जाम्पल की। सिर्फ एक सनद 4 नाम की याद कर लो, क्योंकि सनद और मतन के बारे में बार बार सवाल पूछते हैं। तो वो सवाल है, एग्जाम्पल ऑफ हदीस इज याहया नरेटेड फ्रॉम मालिक, अभी मुझे याद करना पड़ेगा, मुझे नाम याद नहीं थे पहले। याहया नरेटेड फ्रॉम मालिक, हु नरेटेड फ्रॉम नाफे, हु नरेटेड फ्रॉम अब्दुल्लाह इब्न अमर अल-आस that the prophet said, he who misses the asr prayer as if he has lost his family and property, he has lost his family and, so the names quoted above are sanad, and the body or the text of the hadith is known as matan. याद तक आप मेरे साथ हैं? ये हो गया पहला पार्ट ऑफ द आंसर। राइट द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ हदीस। ये काम हमने कर लिया पैरा 1 में। ये काम हमने क्या कर लिया? पी। और फिर से हाउ दीज पार्ट्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हदीस। तो अब मैं चेक्स फॉर सनद लिखूंगा P2 में। चेक्स फॉर सनद लिखूंगा, यही लिखूंगा चेक्स फॉर सनद। चेक्स फॉर लिखूंगा P2 में, P। फिर चेक्स फॉर मतन लिखूंगा, चेक्स फॉर मतन। मैं जानबूझ के कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स छोड़ रहा हूं ताकि पता चल सके कि आप में से कौन ध्यान दे रहा है। आर यू विद मी? मैंने क्या स्पेलिंग मिस्टेक छोड़ी? क्या छोड़ी? ये कौन है बेटा? कूल बच्चा। ये तो सबसे हटके जवाब क्यों देता है? मैं और टाइम लगाऊंगा। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? एक और पैराग्राफ भी इसमें क्या होना चाहिए? मैंने पहले बताया पैरा 1 में कि पार्ट्स ऑफ हदीस क्या है, सनद और मतन और डिटेल, उसकी एग्जांपल। फिर मैंने बताया किस तरीके से हम पहुंचते थे सही हसन सही मौसू पे। तो मैंने सनद और मतन के चेक्स बताए। फिर से पैरा 4 को क्लोज करने के लिए मैंने लिख दिया कि अगर एक हदीस सारी कैटेगरीज को क्रॉस करती थी तो उसको हम क्या बोलते थे? अगर उसमें छोटा डिफेक्ट होता था तो क्या बोलते थे? तो समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 समझ में। 6। अब क्वेश्चन 6 का पार्ट बी देखते हैं कि आपके ख्याल में स्कॉलर्स के लिए, मुहद्दिसून के लिए, कंपाइलर्स ऑफ हदीस के लिए ये रूल्स लगाना क्यों जरूरी थे? इसके टोटल 3 से 4 रीजंस और बेनिफिट्स मैंने लिखने की कोशिश की है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब अपना पार्ट 20 लिखते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसको स्ट्रेटेजी में डालने की कोशिश करते हैं। आर रेप स्ट्रेटेजी फॉर पार्ट 20 विच मीन्स रीजंस followed by examples or explanation and followed by benefits, followed by। तो अब हम देखते हैं कि भाई इन लोगों ने ये रूल्स लगाने से क्या फायदा हुआ उनके जरिए। उन व्हाट इन योर ओपिनियन, व्हाई इन योर ओपिनियन वाज इट इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर रूल्स को लगाया जा सके? नंबर 1, इट वाज इम्पोर्टेंट सो दैट फ्यूचर जनरेशंस ऑफ मुस्लिम्स ऑथेंटिक हदीस को हासिल कर सके। किसको हासिल कर सके? अब जब वो ऑथेंटिक हदीस को हासिल कर सकेंगे, पक्की हदीसों को हासिल कर सकेंगे, तो उससे इन्हें फायदा क्या होगा? नंबर 1, ऑथेंटिक हदीस, पक्की हदीस कुरान को सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा। कुरान को सही तरीके से, याद है आपको जैसे उसने कहीं मिसाल दी है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हज हमें परफॉर्म करना होता तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया पिलग्रिमेज इज अ ड्यूटी मैन ओड टू अल्लाह दोज़ हू कैन अफोर्ड द जर्नी। मगर ये हज क्या मैं रबीउल अव्वल में कर सकता हूँ? मुहर्रम में कर सकता हूँ? तो इसका मतलब ये हो गया कि
जिस तरीके से हुजूर ने 8 जिलहज को मिना जाकर, 9 तारीख को अराफात जाकर, 10 तारीख को मुजदलफा की रात रुक कर और प्रोसेस को कंप्लीट किया, उसी तरीके से अगर हज करूंगा हुजूर की हदीस के मुकाबले में, तभी मैं इस कुरान के इंस्ट्रक्शन को सही तरीके से फॉलो कर पाऊंगा, उसको अमल में ला पाऊंगा। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? इसके अलावा नंबर 2, इसका एक और फायदा ये होगा कि बाद में जो फ्यूचर लॉस बनेंगे, किस चीज के फ्यूचर लॉस बनेंगे? अगर हदीस के बेसिस पे फ्यूचर लॉस बनेंगे ऑफ इजमा एंड कियास, हदीस के बेसिस पे लॉस बनेंगे ऑफ इजमा एंड, तो उस इजमा एंड कियास के लॉस बनाने में भी ऑथेंटिक हदीस सही किरदार अदा करेगा। अगर हदीस के स्ट्रक्चर में ही मिस्टेक होती तो हम रॉन्ग लॉस की इम्प्लीमेंटेशन और एक्सटेंशन को आगे बढ़ाते। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एवरी इंटॉक्सिकेंट इज खमर एंड एवरी इंटॉक्सिकेंट इज हराम। तो अगर अल्लाह की नबी की यह हदीस मेरे पास मौजूद है, इसी वजह से आज मॉडर्न फॉर्म ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स लाइक कोकेन, लाइक हैश, लाइक वीड, उसको मैं हराम करार दे पा रहा हूँ। व्हाई? बिकॉज मैंने इस हदीस के बेसिस पे इस्लामिक लॉ को एक्सटेंड किया, एक्सपैंड किया ऑन टू न्यू सिचुएशंस। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? इसके बाद चौथा फायदा ये है कि अगर मैं ये सब कर रहा हूँगा, अगर ये लोग रूल्स लगाएंगे, ऑथेंटिक हदीस आएगी, और ऑथेंटिक हदीस आने के नतीजे में मैं कुरानिक लॉस को भी सही एक्सप्लेन कर पाऊंगा और इजमा और कियास भी सही कर पाऊंगा, फ्यूचर लॉस को भी सही इंप्लीमेंट कर पाऊंगा। तो इससे उम्मा यूनाइटेड रहेगी। इससे उम्मा क्या रहेगी? तो उसका बेनिफिट ये होगा कि इससे उम्मा यूनाइटेड रहेगी, डिवाइड नहीं होगी सेक्ट्स के अंदर, और आखिर में इससे मैं अल्लाह की रजा वाली जिंदगी जीने में कामयाब हो जाऊंगा, जिससे मेरे लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। Have I made myself clear? For further videos and updates, do not forget to like, subscribe, and share.